स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए तो आज जानते कुछ नया। कोई तो ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुची बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का ये इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर ये गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर, अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो S लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर, हाथ फेर कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर फीटो श्रोच नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बॉटलों में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर्स सीट पर जो लगी गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर, क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत सिवियरली इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती हैं अपनी इंजरीज के चलते। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। हम नहीं जानते कि कितनी लंबी उम्र हम जिएंगे असलियत। इसलिए कहा जाता है लिव एवरी मोमेंट। अपनी जिंदगी में हर दिन, हर पल खुलकर जियो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि ये कैसे किया जाए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम काज की टेंशन में कैसे अपनी मनपसंद चीजों के लिए टाइम निकाला जाए। एक लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी थी, और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थिति एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं अब इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा बचा होगा। तो 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के इंथुजियास्ट भी थे, तो वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं, और इनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीजें ये सर्वाइवर्स सुन सकते थे, लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद, और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के। खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना था नहीं शुरू में, सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स थे ही। इन्होंने इस सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। पराडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक राशनिंग करना भी खत्म था, और कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी।
लेकिन इससे वो और बीमार ही पड़ गए। ऐसी जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे या रिलेटिव्स थे। जब और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्ड पार्ट भी तो आगे क्या